नमस्कार मित्रों, कैसे हो भाई। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज अपने जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आज इसके अंदर अपने चर्चा करेंगे आगे के विषय, यानी कि जो अपने पीछे के टॉपिक कर चुके उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर आपने पीछे वाले साइंस के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उनको देख लेना। उनकी वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है मैंने और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप जाकर के पहले उनको देखना, फिर ये देखना, ताकि बढ़िया से समझ में आएगा। अब अपने करते हैं शुरुआत। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको हर आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए कंप्लीट साइंस करवाई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब देखिए ये होता क्या है। पहले अपने इसकी परिभाषा पर बात करेंगे, उसके बाद में इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो देखें और फिर उदाहरण देखेंगे। देखिए, अगर मैं इसकी परिभाषा पर बात करूं तो आपको पहले ये समझना होगा कि जब कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो कैसा व्यवहार करती है, यानी पवर्तन के पश्चात कैसा व्यवहार करती है। तो कल अपने बात की थी कि कोई भी प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने अभिलंब से या तो दूर हो जाएगी या उस अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो कब झुकेगी और कब दूर होगी? जब विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो ध्यान रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त यही है कि जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। किसमें? सघन से विरल में। सघन से विरल में, इसमें जानी चाहिए। अब अपने बात करते हैं कि सघन से विरल में जाएगी तो फिर क्या परिघटना दर्शाएगी। देखिए, जब कोई भी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो वो अपने अभिलंब से दूर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अपने जब अपवर्तन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे। कैसे? देखिए, ये मान लो कोई भी पृष्ठ है और ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली पृष्ठ है। ये माध्यम आप एक मान लीजिए और ये आप दो मान लीजिए, या इसको एक को आप ऊपर भी मान सकते हैं, ठीक है, और इसको नीचे वाले को दो मान सकते हैं, किसी भी प्रकार मान लीजिए। तो ये मान लो कोई भी प्रकाश किरण इस प्रकार आ रही है, ये यहाँ पर आएगी एक नंबर प्रकाश किरण, और जाना इसको इधर था, लेकिन अपवर्तन के कारण ये क्या हुई, विलंब की ओर, सॉरी, ये दूर होगी। दूर क्यों होगी? क्योंकि ये जो माध्यम है वे विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो जब सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसी प्रकार ये नंबर एक किरण है, ये कोई दो नंबर किरण, इस प्रकार हमने आपतन कोण का मान बढ़ाते हुए आपतित करवाया। तो ये जानी तो थी इस प्रकार, लेकिन ये भी अभिलंब से दूर होने के कारण इस प्रकार हो जाएगी। यानी जैसे जैसे अपने आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये दूसरे माध्यम में अभिलंब से दूर होती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक की और ये दो वाली। अब मान लीजिए अपने एक ऐसी किरण आपतित करवाते हैं आपतन कोण से कि जो ये अपवर्तन के बाद पृष्ठ से अपवर्तन करेगी तो इस सतह के अनुदिश चली जाएगी। अब देखिए,
हमने क्या किया, पहले जब आपतित करवाई किसी किरण को तो वो अभिलंब से दूर हो गई, फिर आपतन कोण का मान बढ़ाया तो और दूर हो गई, फिर और बढ़ाया तो एक ऐसी स्टेज आई, एक ऐसी स्थिति आई जब जो ये माध्यम को अलग करने वाली सतह है इसके अनुदिश चली गई अपवर्तित किरण। आपतन के पश्चात जो अपवर्तित किरण है वो सतह के अनुदिश चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपतन कोण का वह मान, कौन सा, आपतन कोण का ये वाला जो मान है, ये वाला आपतन कोण का वह मान जब आपतित किरण, कौन सी, आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह के अनुदिश चली जाए, उस कोण को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। तो मैं इसको लिख देता हूं थीटा सी से। सी का मतलब है क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण किसको कहेंगे, आप पहले ये क्रांतिक कोण देखिए, थीटा सी बराबर या क्रांतिक कोण क्या होता है, देखिए कि आपतन कोण का वह मान आपतन कोण का वह मान जब आपतित किरण, सॉरी, जब अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह के अनुदिश चली जाए, किसके अनुदिश, सतह के अनुदिश। यह होता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है कि आपतन कोण का वह मान जब आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात, तो अपवर्तन के पश्चात कौन सी किरण हो जाएगी, अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह के अनुदिश चली जाए, ये कोण क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। अब अपने बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपने कोण का मान और बढ़ाएंगे, क्रांतिक कोण से ज्यादा बढ़ाएंगे, तो ये जो किरण है अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको 4 नंबर दे देता हूं मैं, ये 3 नंबर थी, कि आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो जो अपवर्तित किरण है, सॉरी, जो आपतित किरण है वो अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इसे क्या कहेंगे, इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। परिभाषा क्या है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए तो आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी
उसी माध्यम में लौट आती है। उसी माध्यम में लौट आती है। इसे ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उम्मीद करता हूं आप समझ में हो गए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब अपने कुछ आगे एक दो और इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो उदाहरण के रूप में अगर अपने देखें तो आपने देखा होगा कि गर्मियों के महीनों में जब बहुत ज्यादा तेज धूप पड़ रही होती है सड़क पर, तो अपने को कुछ दूर पानी दिखाई देता है सड़क पर, लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं तो वहां पर कोई पानी नहीं होता और कुछ आगे और दिखाई देने लग जाता है। यानी कि ये जो परिघटना है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका। तो ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। दूसरा उदाहरण अगर देखें तो अपने जैसे हीरे का चमकना, हीरा जो चमकता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। जब हीरे को खदानों से निकाला जाता है तो उसमें कोई चमक नहीं होती, लेकिन जब उसमें बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराया जाता है तो वो चमकने लगता है। इसी प्रकार ये हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आज के लिए इतना ही, कल नया टॉपिक लेकर आएंगे अपने। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए और चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। थैंक यू, धन्यवाद।